हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अजय सिंह सोलंकी, फैकल्टी सोशल साइंस रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीजन। आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब हमने जूनियर क्लासेस में तो ये बात बहुत अच्छे से समझ रखी है, पढ़ के भी आ चुके हैं कि हमारे यहाँ पर तीन तरीके के बेसिकली सेक्टर्स रहते हैं, जो भी अपन आगे इसमें डिटेल में पढ़ने भी वाले हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी सेक्टर। तो ये जो चैप्टर है ब्रॉडली इन सेक्टर्स के बारे में भी बात करेगा, और आगे तो फिर हम जाएंगे इसी चैप्टर के अंदर जो भी हमारी जो लर्निंग आउटकम रहेगा। चलो चालू करते हैं अपन। तो पहले हम समझ लें कि यहाँ पर सेक्टर्स की जो मैंने अभी बात करी, वो इंडियन इकोनॉमी में उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या उनका रोल है, क्या योगदान है। तो ये सब एक चैप्टर का हम कह सकते हैं कि एक अपन स्टार्ट करने से पहले देख सकते हैं कि क्या स्टोरी चैप्टर की रहने वाली है। द एक्टिविटीज विच आर कंडक्टेड विद द ऑब्जेक्टिव टू अर्न मनी आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, पता है हमको। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर क्लासिफाइड इन वेरियस ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन एट्रीब्यूट्स विच आर नोन एज सेक्टर्स। तो यहाँ पर हमने पहले तो ये बात पता कर ली कि सेक्टर्स होते क्या हैं। आज अगर मैं यहाँ पर रेजोनेंस के अंदर टीचिंग कर रहा हूँ तो वो एक क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी है? बिल्कुल हाँ, क्योंकि आई एम गेटिंग पेड फॉर दैट। ठीक है, वैसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि उन एक्टिविटीज को जब हम उनके एट्रीब्यूट्स के हिसाब से बांटते हैं तो हम उसको क्या कह देते हैं? सेक्टर। जैसे कि मैं अगर पढ़ा रहा हूं यहाँ पर, तो वो किस सेक्टर में आएगा? प्राइमरी में, सेकेंडरी में या टर्चरी के अंदर। और बढ़ते हैं आगे। अब आता है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट प्रोवाइड इनकम इन रिटर्न आर नॉन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। आज मैं देखता हूं कि मार्केट के अंदर एक शॉपकीपर है, वो गुड्स को सेल कर रहे हैं, तो क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है? हाँ, क्योंकि उसके बदले में उनको इनकम जनरेट हो रही है। बट अगर कोई पर्सन क्या कर रहा है, एक व्यक्ति है जिनको रोड पार करवाना है, वो किसी कारण से खुद नहीं जा सकते हैं, तो वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी, क्योंकि उसके बदले में वो उनसे कोई पैसे वगैरह नहीं ले रहे हैं, उनको कोई मॉनेटरी लाभ नहीं हो रहा है। फिर आगे बढ़े अपन। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अपन तीन सेक्टर में डिवाइड कर सकते हैं। आपका प्राइमरी सेक्टर के अंदर, ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर एंड टर्चरी सेक्टर के अंदर। अब तीनों सेक्टर को अपन इन डिटेल में पढ़ेंगे। हालांकि जूनियर क्लासेस में भी आपने इसके बारे में पढ़ रखा है, बट स्टिल क्योंकि चैप्टर में तो अपन एक बार इसका फ्लैशबैक ले लेते हैं। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? जब हम क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट करके क्या करते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका अगर आप बिल्कुल फर्स्ट फॉर्म में, अगर अपन इसको और डिटेल में जाएं तो बिल्कुल फर्स्ट फॉर्म में जो प्रोडक्ट है उसी को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपका पेपर में ये तो बहुत रेयरली पूछा जाता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी, बट इसके जो एग्जाम्पल हैं उस पे लगातार सवाल आते हैं आपके पेपर के अंदर कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी के एग्जाम्पल दे देंगे और आपको उसका पता लगाना है किस सेक्टर में ये आता है। एनसीईआरटी में भी आपको इसका एक पूरा ब्लॉक दे रखा है जहां पर आपको उसका प्रैक्टिस करना है। जब आप ये चैप्टर देखेंगे, ये वीडियो देखेंगे, तो आप अपनी एनसीईआरटी ओपन अप करके वहां पर जो आपको एक्सरसाइज दे रखी है उसको अभी साथ में सॉल्व करना है। अब अपन अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं बेटा, तो एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, ये सब क्या है? एग्जाम्पल है किसके? आपके प्राइमरी सेक्टर के। सेकेंडरी सेक्टर की जब मैं बात करूं, तो जो आपका हमने प्राइमरी सेक्टर की या तो अपन बात करें, जो फर्स्ट फॉर्म में जो अपने पास प्रोडक्ट आ रहा था, जब हम उसको दूसरी फॉर्म में क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। जब आप नेचुरल प्रोडक्ट को चेंज कर रहे हो, कैसे? मैन्युफैक्चरिंग करके, तो अपन उसको क्या कह सकते हैं? सेकेंडरी सेक्टर। तो यहाँ पर दो तरीके से अपन बात कर सकते हैं। या तो आप जो प्राइमरी सेक्टर से कोई गुड्स को लेकर के आए, उसको आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर उसके अंदर कोई बदलाव कर रहे हैं। तो प्राइमरी से कोई चीज लाए थे, एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे हम वीट लेकर के आए थे, और सेकेंडरी सेक्टर के अंदर हम उससे क्या बना रहे हैं? बिस्किट बना रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? प्रोसेसिंग कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। तो आपका ये वाली एक्टिविटी किस में आ जाएगी? सेकेंडरी के अंदर। या फिर हम कह सकते हैं कि हम कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कि आपका टोटली क्या बन रहा है? फैक्ट्री के अंदर ही बन रहा है। मतलब
कहने का ये है कि जरूरी नहीं है कि हर बार आप प्राइमरी सेक्टर में जाकर के ही कोई चीज जो आ रही है वही सेकेंडरी सेक्टर के अंदर कन्वर्ट होगी, नहीं, आप इंडस्ट्रियल आउटपुट भी दे सकते हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज भी हो सकती हैं। ठीक है, अब अपन इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, क्या रहेंगे आपका, जैसे कि कॉटन फाइबर फ्रॉम द प्लांट वी स्पिन यार्न एंड वीव क्लोथ। तो यहाँ पे कॉटन का आपको क्या दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है। एग्जाम्पल अपन अपने भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो आपको मॉड्यूल में एनसीईआरटी में दे रखा है, ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं आपके प्राइमरी के, सेकेंडरी के, टर्चरी एक्टिविटीज के। अगली अपन जब बात करते हैं बेटा टर्चरी सेक्टर, जिसको हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, तो ये आपका, ये भी कई बार पेपर में 1 मार्क्स के अंदर आ जाता है कि प्राइमरी सेकेंडरी या टर्चरी सेक्टर के और डिफरेंट नाम क्या है। तो टर्चरी सेक्टर का क्या है दूसरा नाम बेटा आपका, सर्विस सेक्टर। दीज आर activities that help in the development of primary and secondary sector. टर्चरी सेक्टर डू नॉट प्रोड्यूस अ गुड बट दे सपोर्ट इन प्रोडक्शन प्रोसेस। कैसे करते हैं अभी डिस्कस करेंगे। सिंस दिस एक्टिविटीज जनरेट सर्विसेज रादर देन द गुड्स, द टर्चरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड द सर्विस सेक्टर। अब आप देखें यहाँ पे दो तरीके से इसको बाइफरकेट कर रखा है, एक तो हो गया आपका कमर्शियल सर्विसेज और एक हो गया आपका पर्सनल सर्विसेज। ठीक है, आज मैंने अभी जो ऊपर एग्जाम्पल लिया कि मैंने प्राइमरी सेक्टर से वीट लिया, सेकेंडरी सेक्टर में उसको मैंने इंडस्ट्री के अंदर उससे बिस्किट बनाए। अब उन बिस्किट्स को मुझे अगर इंडिया में अलग अलग स्टेट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मुझे एक पूरा लॉजिस्टिक चेन चाहिए, मुझे एक प्रॉपर वे में उनको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। तो वो वाला पार्ट कहाँ पर अपना रोल, वो वाला रोल कौन प्ले करेगा, आपका टर्चरी सेक्टर। हमने कोई प्रोडक्ट बनाकर अपनी फैक्ट्री में रख रखा है तो उसको ट्रांसपोर्ट भी तो करना पड़ेगा ना, तो ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट आपका टर्चरी सेक्टर के अंदर है। तो एक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है ये किसको, प्राइमरी या सेकेंडरी सेक्टर को। इसको अपन अब दो पार्ट में जो डिवाइडेड है उसको भी समझ लेते हैं। एक तो होती है बेटा आपकी कमर्शियल सर्विसेज, जैसे कि बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, रेलवे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि आप बैंक में गए, अब बैंक में जो आपका कैशियर बैठा होगा या जो भी कोई आपका एक ऑफिशियल बैठा होगा, अगर वो चेंज भी हो जाता है तो उतना आपको फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उनका ट्रांसफर हो गया किसी कारण से छोड़ के चले गए बैंक में तो कोई और आ जाएगा उनकी जगह पर, बट आपका काम होता रहेगा। बट कुछ होती हैं आपकी पर्सनल सर्विसेज, जैसे कि बार्बर, कॉबलर, लॉयर, टीचर। अब आपका, अगर आप किसी एक स्पेसिफिक बार्बर पे जाकर के ही, शॉप पे जाकर के हेयर ट्रिम कराते हैं अपने, और अगर वो किसी कारण से छोड़ के चले जाते हैं तो उससे शायद आपको अफेक्ट आ सकता है, क्योंकि वो पर्सनल सर्विसेज के अंदर आ रहा है, आप उनसे ही क्या कर रहे हैं, लगातार अपना हेयर ट्रिम करा रहे हैं। तो दो तरीके से इसको यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। पहला है आपका कौन सा, कमर्शियल सर्विसेज, और दूसरा है बेटा आपका कौन सा, पर्सनल सर्विसेज। तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, अभी तक सिर्फ हमने ये देखा कि आपका दो तरीके की एक्टिविटीज होती हैं, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक, और फिर हमने देखा कि कैसे हमने उन एक्टिविटीज, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उन्हें हमने कैसे तीन सेक्टर में बांटा है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी। तो पेपर में क्या सवाल बनता है, या तो तीनों सेक्टर के बारे में पूछ लेंगे, तीनों सेक्टर को जो अलग नाम से जाना जाता है उस पे सवाल आ जाएगा, तीनों सेक्टर के जो एग्जाम्पल है उस पे सवाल आ जाएगा, या एक सवाल आता है कि कैसे तीनों सेक्टर आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं, उनका एक एग्जाम्पल देकर के आप हमें बताएं। ये वाला सवाल काफी ज्यादा फेमस है, पसंद है, सीबीएसई वालों को लगातार इस चैप्टर से सवाल पूछते रहते हैं। ठीक है, तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए आगे देखते हैं अब क्या पढ़ना है हमें इसके आगे। How do we count the total production in each sector? The value of goods and services are used rather than adding up the actual numbers. The value of goods and services in the three sectors are calculated and then added up. अब आपके तीन सेक्टर हैं, इन तीनों सेक्टर से जो टोटल आपका एक फाइनल आउटपुट निकल करके आ रहा होगा, हम उन्हें जोड़ेंगे। ठीक है, द फाइनल वैल्यू of the value of final goods already includes in the value of all the intermediate goods that are used in making
the final good. The value of final goods and services produced in each sector during a particular year provides the total production of the sector for that year, and the sum of production in the three sectors give what is called the GDP of the country. आइए इसको अपन और डिटेल में समझते हैं जो यहाँ पे आपके मॉड्यूल के अंदर दे रखा है। सबसे पहली बात तो क्या करी आपकी कि जो प्राइमरी, सेकेंडरी और जो टर्चरी सेक्टर है, इन तीनों में जो टोटल एक फाइनल आउटपुट निकल करके आ रहा है उसकी वैल्यू ही आपको काउंट करना है, और इन तीनों सेक्टर की वैल्यू को जोड़ देंगे अपन तो क्या आएगा बेटा आपका जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू आय। ठीक है, बट जो एक और बात बोली इन्होंने उसको भी समझ लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने अपने एक ही एग्जांपल चल रहा है अपना कौन सा, बिस्किट वाला। आपने रॉ मटेरियल लिया, ठीक है, 10 रुपीज का, आपने इसके अंदर प्रोसेसिंग करी 5 रुपीज लगे, पैकेजिंग करी 3 रुपीज लगे, ट्रांसपोर्टेशन के 2 रुपीज हो गए। ठीक है, तो आपके 20 रुपीज हो रहे हैं यहाँ पर टोटल जो आ रहा है, और उसके अंदर आप अपना प्रॉफिट भी अगर जोड़ देते हैं, प्रॉफिट जोड़ देते हैं अगर आप अपना 5 रुपए का, तो टोटल कितना आ रहा है अपना 25। ठीक है, अब इस 25 में जो आपका आप इसको सेल कर रहे हैं एमआरपी अगर अपन 25 बना देते हैं बिस्किट के एक पैकेट की, तो उसमें ऑलरेडी वो सारी चीजें एडेड हैं जो कि आपने इसके अंदर बिस्किट बनाने के अंदर शामिल करी थी। तो मेरा यहाँ पर समझाने का जो मोटिव है या जो बुक में दे रखा है वो ये है कि आप 25 रुपीज को काउंट करेंगे रादर देन एडिंग दिस वैल्यूज। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि हम जब जीडीपी में कैलकुलेट करते हैं तो तीनों सेक्टर में जो फाइनल आउटपुट निकल करके आ रहा है उसी फाइनल आउटपुट को अपन क्या करेंगे, एड ऑन करेंगे, और उस हिसाब से आपकी जीडीपी कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं जो आपको पता करना है, 2021-22 में इंडिया की जीडीपी कितनी है? 2021-22 में इंडिया की जीडीपी कितनी है? जब आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे डिटेल में तो वहां पर आपको इस तरीके का डेटा मिलेगा कि पहले कितनी थी अब कितनी है। ठीक है, तो ये अपने आप में एक सवाल बन सकता है अगर अपन हायर लेवल पे बात करें। एनटीएससी वगैरह में जब आपके क्वेश्चंस बनते हैं तो वहां पर आपसे ये तो नहीं पूछेंगे कि जीडीपी कितनी है, बट उससे रिलेटेड कोई फैक्चुअल डेटा पे सवाल बन सकता है, तो हमें इस तरीके से भी अपने इस चैप्टर से तैयारी करनी है। अब देखते हैं अपन बेटा और आगे क्या अपने को पढ़ना है। हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर्स। At initial stages of development, primary sector was the most important sector of economic activity. बिल्कुल सही बात है। As the methods of farming changed and agriculture sector began to prosper, it produced much more food than before. Many people could now take up other activities. आज़ादी के बाद की हम अगर बात करें, भारत जब आज़ाद हुआ तो उससे पहले की भी जब अपन बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर मोर देन 50% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन थी वो आपका एग्रीकल्चर के अंदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या थी, इन्वॉल्व थी। कृषि प्रधान देश कहा जाता है भारत को, आज भी, पहले तो कहा जाता था, आज भी कहा जाता है, क्योंकि आज भी अगर अपन बात करें तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी जो 50% या उससे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो इस सेक्टर से इन्वॉल्वमेंट अपना रखती है। बट जैसे जैसे हमारी कंट्री में डेवलपमेंट हुआ, जैसे जैसे और ज़्यादा फैक्ट्रीज लगती गई, वैसे वैसे आपका जो एक पॉपुलेशन जो इसके अंदर एंगेज थी कल्टीवेशन में, एग्रीकल्चर वाली एक्टिविटीज़ में, उनमें से कुछ पार्ट शिफ्ट होकर के इंडस्ट्रीज़ में काम करने लग गया। तो जैसे जैसे और रोजगार के अवसर मिलते गए लोगों को, वो लोग शिफ्ट होकर के इन वाले सेक्टर्स के अंदर भी अपना पार्टिसिपेशन दिखाना चालू किया। तो शुरुआत में तो आपका प्राइमरी सेक्टर काफ़ी ज़्यादा लोग बाग इसमें इन्वॉल्व थे, धीरे धीरे फिर वो अलग अलग सेक्टर्स के अंदर भी जाना उनका स्टार्ट हो गया। क्यों हुआ? बिकॉज न्यू मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वर इंट्रोड्यूस्ड, फैक्ट्रीज कम अप एंड स्टार्टेड एक्सपेंडिंग। Those people who had earlier worked on farms now began to work in factories in large number. People began to use many more goods that were produced in factories at cheap rates. Secondary sector gradually become the most important.
तो अभी तो अपन ने ऊपर क्या पढ़ा था, प्राइमरी सेक्टर, अब क्या आ गया बात सेकेंडरी सेक्टर की। इन hence over time a shift had taken place. This means that the importance of sectors had changed. अब अगर और अपन बात करते हैं बेटा, in the past 100 years there had been a further shift from secondary to tertiary sector in developed countries. ऐसा क्यों हो रहा है, इसका भी अपन कारण देखेंगे अपन। यह अगला टॉपिक इसी बारे में बात कर रहा है। The service sector has become the most important in terms of total production. Most of the working people are also employed in this service sector. अगर मैं आपसे पूछूं कि लॉयर, टीचर, चार्टेड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, आप ये सब किस सेक्टर में आते हैं आपका, तो बेटा टर्शरी सेक्टर में आते हैं। आप मॉल में जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, आप कहीं और विजिट करने जा रहे हैं, तो आप सर्विसेज को अवेल कर रहे हो। आप जोमेटो से खाना मंगा रहे हैं अपने घर पे, या जो भी आप अलग अलग ऐप से, स्विगी से मंगा रहे हैं, तो आप सर्विसेज को अवेल कर रहे हो। तो ये सब किस में आ रहा होगा, आपका टर्शरी सेक्टर के अंदर आ रहा होगा। तो इसका पूरा एक कंक्लूजन क्या निकल करके आता है कि पहले प्राइमरी सेक्टर बहुत ज्यादा लोग बाग उसमें इन्वॉल्व थे, फिर धीरे धीरे जब फैक्ट्रीज आई तो सेकेंडरी सेक्टर बढ़ा, और अब जब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है तो अब धीरे धीरे लोग बाग ज्यादा से ज्यादा कहाँ पर काम कर रहे हैं, टर्शरी सेक्टर में। मैं भी अभी पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मैं किस में आऊंगा, किस सेक्टर में, टर्शरी सेक्टर के अंदर आऊंगा। अब एक सवाल जो बहुत अच्छा है और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बार बार आपसे पेपर में पूछा जा रहा है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, 5 स्टार लगा लेना, आता है पेपर के अंदर कि टर्शरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ रही है। तो देखते हैं अपन क्यों बढ़ रही है भाई। अगर अपन देखें ओवर द 30 years between 1970 to 71 and 2010-11 while production is in all the 3 sector has increased, सबसे ज्यादा किसमें बढ़ा है बेटा, आपका टर्शरी सेक्टर के अंदर बढ़ा है। As a result, in the year 2010-11 the tertiary sector has emerged as the largest producing sector in India, replacing the primary sector. तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अब अगर अपन देखें यहाँ पर, तो आपको इस इमेज के अंदर क्या बता रखा है, एक तो आपको डेटा दे रखा है 1973-74 का, और एक आपको डेटा दे रखा है बेटा 2013 एंड 14 का। ठीक है, अब यहाँ पर कई बार इससे भी सवाल आपका क्वेश्चन जो है पेपर में आ जाता है। ठीक है, इससे भी आपका सवाल बन जाता है पेपर के अंदर कि आपको कुछ नहीं, बहुत बेसिक सा सवाल है, आप मेंटल एबिलिटी मैथ्स पढ़ते हैं ना, तो बस डेटा देख करके उसके अंदर आंसर देना है। आ चुका है ऐसा सवाल 2-3 बार पेपर में। अब आप खुद देख सकते हो यहाँ पे कि 73-74 के अंदर आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में कितना कितना यहाँ पर डेटा दे रखा है। ठीक है, जीडीपी कितनी थी आपका, ठीक है, और 2013-14 की बात करें तो सबसे ज्यादा किसका दिख रहा है हमारे को, यहाँ पे ये देखो, ठीक है, सबसे ज्यादा किसका दिख रहा है, टर्शरी सेक्टर का दिख रहा है। तो यहाँ पर से भी, इस इमेज से भी आपका सवाल बनता है, और बहुत बेसिक सा सवाल बनता है। बस आपको ये बताना है कि कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा इमर्ज हुआ, कितनी जीडीपी है। अब देखते हैं अपन आगे, डेवलपमेंट ऑफ टर्शरी सेक्टर। The government takes direct responsibility for the development of tertiary sector because it provides basic service to the people. आज आपका हॉस्पिटल्स की हम अगर बात करें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, पोस्ट ऑफिस हैं, ये सब जो बेसिक कुछ फैसिलिटीज है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती हैं, वो भी अधिकतम किस में आ रही हैं, टर्शरी सेक्टर में आ रही हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका ज्यादा डेवलपमेंट होगा। फिर आगे देखते हैं आपका और क्या रीजंस हैं कि टर्शरी सेक्टर क्यों आगे इतना डेवलप हो रहा है, या क्यों सबसे ज्यादा लोग बाग उसमें इस समय पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनहेंस्ड टर्शरी सेक्टर, ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री इज आल्सो लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड। मेरा जो एक एग्जांपल चल रहा है बिस्किट वाला, मैंने मेरे गोडाउन में बिस्किट रख रखे हैं, बट उनको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, और वो ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट किस में आता है, टर्शरी में। तो ऑटोमेटिकली जब प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के अंदर एक्टिविटीज हो रही हैं, तो टर्शरी सेक्टर भी अपने आप क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। राइज इन द इनकम लेवल, अब लोग बागों का जो एक बेसिक जो उनका इनकम कमा रहे हैं, वो जो इनकम जनरेट कर रहे हैं, अगर वो बढ़ेगी तो उनको और ज्यादा उसको पैसे को खर्च करने के लिए सर्विसेज चाहिए। अगर आपकी पॉकेट में पैसे हैं बट आप उसको खर्च नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप बोलेंगे क्या काम का ये पैसा।
तो लोगों का जब इनकम बढ़ रही है तो उसको वो कंज्यूम करने के लिए, खर्च करने के लिए मॉल्स में जाएंगे, मूवीज देखेंगे, वो ट्रैवल करेंगे। तो इसके साथ साथ क्या हो रहा है, एक्टिविटीज भी बढ़ेंगी। जब आप ज्यादा कंज्यूम करोगे तो उस हिसाब से एक्टिविटीज भी आपकी आगे बढ़ती जाएंगी। न्यू सर्विसेज हम देख रहे हैं किस तरीके से आपका इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आज के टाइम पर कितनी ज्यादा आगे लगातार बढ़ रही है और उसका हम लोग कैसे फायदा उठा रहे हैं। ठीक है। अदर सर्विसेज, मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल लाइक शॉपकीपर, रिपेयर पर्सन्स एटसेट्रा आर एंगेज्ड इन different services are also growing rapidly. However, not the entire service sector is growing equally well. तो ये भी आपको बेटा ध्यान रखना है कि टर्चरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर में जो हर कैटेगरी अपन ने बात करी, क्या हर कोई उसी लेवल से ग्रो कर रहा है? नहीं। कैसे? अब यहां पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि स्मॉल शॉपकीपर हैं, रिपेयर पर्सन हैं, ट्रांसपोर्ट पर्सन से, तो क्या वो भी उतना पैसा कमा रहे हैं जितना कि कोई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कमा रहा होगा, लॉयर कमा रहा होगा? अगर वो उतना पैसा कमा रहे होते तो शायद वो एक अच्छी बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी रहे होते, अच्छी उनकी एक लाइफस्टाइल रहती, बट नहीं कमा पा रहे। तो हमको ये भी देखना है कि टर्चरी सेक्टर के अंदर हर सेगमेंट, हर व्यक्ति उस लेवल पे ग्रो नहीं कर रहा, उतना पैसा नहीं कमा रहा है, वो अपना एक जो बेसिक लाइफस्टाइल है उसको जीते हैं, कम इनकम को जनरेट कर पाते हैं। तो इस पे भी आपका सवाल कई बार आ जाता है, तो मैंने वाला कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर कर दिया कि हर कोई उतना इनकम अर्न नहीं करता है। अगला सवाल जो इंपॉर्टेंट है बेटा आपका, और जो 5 नंबर में आता है, ठीक है ना, 5 नंबर में आता है। ठीक है। सबसे पहले जो आपको यहाँ पर बताया गया है वो है आपका पॉलिसी के बारे में बताया गया है। कौन सी पॉलिसी है वो आपकी? लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, एलपीजी पॉलिसी। आपका इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, हमें पता है, बट 1991 के बाद आपने चैप्टर ग्लोबलाइजेशन वाला अगर पढ़ लिया है तो आपको पता होगा, और अगर नहीं पढ़ा तो आगे अपना एक पूरा चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन का, आप उसका वीडियो देखेंगे तो उसमें बहुत डिटेल में बता रखा है। तो मैं यहाँ सिर्फ इतना बताऊंगा कि 1991 के बाद कैसे आपका जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये 3 अलग अलग पॉलिसीज को अपनाया गया तो इंडिया का ट्रेड आगे बढ़ा। लिबरलाइजेशन क्या होता है आपका? जब आप क्या कर रहे हैं, आपका जो रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको थोड़ा सा कम करने, लिबरेट कर रहे हैं चीजों को कि आप आइए आराम से हमारी कंट्री में आकर के ट्रेड करिए, फैक्ट्रीज लगाइए, सिंगल विंडो क्लियरेंस, आओ आराम से और काम करके जाओ अपना, या फैक्ट्री लगा लो यहाँ पर अगर यही काम करना है तो। प्राइवेटाइजेशन, जब जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो अपना कुछ पार्ट प्राइवेट एंटिटीज को बोल रहा है या आओ आप भी हमारे साथ मिलकर के काम करो। ग्लोबलाइजेशन, जब आप क्या कर रहे हैं, अपने कंट्री के अलावा बाकी अलग अलग जो आपके वर्ल्ड के अंदर कंट्रीज हैं वहां पर भी ट्रेड कर रहे हैं, तो वो आपका हो गया ग्लोबलाइजेशन। तो इससे आपका ट्रेड बढ़ा है, इससे आपका हर तरीके से फायदा हुआ है, गवर्नमेंट को भी फायदा हुआ है, प्रोड्यूसर्स को भी फायदा हुआ है, कंज्यूमर्स को। कैसे? उसके लिए आपको ग्लोबलाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। अब आपका जो शेयर है टर्चरी सेक्टर का वो भी बढ़ा है। कैसे? आपका 1970 में जो शेयर था टर्चरी सेक्टर का वो 35 से 40% था, जो 2010 में जा बढ़ करके कितना हो गया, 50 से 60% तक पहुंच चुका है। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है क्या? आइए देखते हैं। The share of tertiary sector in employment has also increased in last 40 years. In 1970, share was nearly 10 to 15%, but it has increased to 30 to 35% in 2010. Though tertiary sector is not playing the role of providing employment over expectation, the primary sector continues to be the largest employer even in the year 2000. तो आपका टर्चरी सेक्टर के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग बाग क्या हैं, एम्प्लॉयड हैं। एफिशिएंसी ऑफ पीपल, अब देखो कस्टमर ओरिएंटेड अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप क्वालिटी नहीं दे रहे हो, अगर आप क्या कर रहे हो, बेटर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, तो कस्टमर किसी और की दुकान पे जाकर के सर्विसेज अवेल कर लेगा। तो जब कंपटीशन रहता है तो आपको बेस्ट बनना ही पड़ेगा, तो आपका ऑटोमेटिकली एफिशिएंसी बढ़ेगी। इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, अब जब अपन
ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जब अपन बात कर रहे हैं कि हम वर्ल्ड के अलग अलग सर्विसेज को हमारी कंट्री में अवेल कर रहे हैं, तो उसके अंदर लोगों तक जानकारी तो पहुंचेगी सही। आज हम अगर बैठे बैठे अपने घर से किसी भी अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से वर्ल्ड के अंदर किसी भी पार्ट में बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे अपन कॉल कर लेते हैं, वीडियो कॉल कर लेते हैं। कितनी सारी सर्विसेज आ गई हैं अब, जो कि पहले आप सोचें आज से 50 साल पहले नहीं थी अवेलेबल। आपको फोन करना है अगर बाहर, तो उसके लिए एसटीडी बूथ हुआ करते थे, आप लेटर लिखा करते थे, पोस्ट कार्ड लिखा करते थे, वो पहुंचता था 15-15 दिन में। आजकल तो बस एक मैसेज डाला और फटाफट से आपका काम हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। और उससे ऊपर जो हमने देखा टर्शियरी सेक्टर का क्या रोल है वो इंपॉर्टेंट, और जो रोल वाली बात अभी हमने करी, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। सवाल बनते हैं। अब अपन देखते हैं बेटा, रीजंस फॉर इंक्रीज इन द सर्विस एम्प्लॉयमेंट थ्रू आउट द वर्क। Rising per capita income in the developed countries has generated proportionately larger increase in the demand for many kind of services like healthcare, entertainment. अब जब मेरे पास पैसा है तो मैं अलग अलग जो सर्विसेज है उन पे उनको अवेल करने के लिए पैसा खर्च भी करूंगा, तो ऑनलाइन ही सर्विसेज जनरेट होती चली जाएंगी। The increasing value of time has led to more household functions being accomplished outside of the home. जहाँ हम पहले कभी कभार जाया करते थे, महीने 2 महीने 6 महीने में बाहर होटल्स वगैरह में, अब हम क्या करते हैं, वीक में 1-2 बार तो चले ही जाते हैं, तो सर्विसेज तो बढ़ेंगी। मेडिकल सर्विसेज एज अ प्रोपोर्शन ऑफ ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट GNP हैव इंक्रीज्ड स्टेडीली इन यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड जापान। मेडिकल टूरिज्म की हम बात करें तो आज हमारी कंट्री में भी अच्छा है, और बाकी जो अलग अलग कंट्रीज हैं वर्ल्ड में, वहां पर भी एक अच्छा, ये कह सकते हैं, सेक्टर है मेडिकल टूरिज्म। मेडिकल सर्विसेज अच्छी हैं, लोग बाग बाहर जाकर के भी अपना इलाज कराते हैं, और बाहर के लोग हमारे यहाँ पर भी आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर आपको पता होगा आयुर्वेदा, योग प्राणायाम करके भी कई लोगों को ठीक किया जाता है। देयर इज ऑल्सो डिमांड फॉर मेडिकल केयर फॉर एल्डरली पीपल। ये अब इंडिया में भी इस तरह का जो सर्विसेज है काफी धीरे धीरे ग्रो कर रही हैं। देयर इज अ डिमांड फॉर एजुकेशनल सर्विसेज एट ऑल लेवल विद इंक्रीजिंग डिमांड फॉर लिटरेसी एंड कंप्यूटर स्किल्स एट वर्क प्लेसेस। तो आपको ये तो पता ही है कि टीचर्स की या जो एजुकेटर्स हैं अलग अलग फील्ड में, उन लोगों की रिक्वायरमेंट लगातार इंक्रीज हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे सर्विसेज बढ़ रही हैं, जैसे जैसे यूथ जो आपका है नए नए स्किल्स को एक्वायर कर रहे हैं, तो उनको ट्रेन करने के लिए भी लोग बागों की जरूरत रहेगी। अब आपका जो आता है टॉपिक, वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड, ये हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर के अंदर। यहां तक इस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ लिया, इसके बाद वाला अगले चैप्टर पे अपन अगले लेक्चर के अंदर अपन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।